गुड इवनिंग दोस्तों। आज डे 13 है और ईगो इज़ द एनिमी जो रॉयन हॉलिडे की किताब लिखी गई है उसको हम पढ़ते हैं रोज़। और आज इसका खंड 2 का चैप्टर है सफलता। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सफलता। अब हम एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं, या कम से कम अब शिखर हमारी नज़र के सामने है। यहाँ तक चढ़ने के लिए हमने बहुत कड़ी मेहनत की है। अब हमारे सामने नए प्रकार के प्रलोभन और समस्याएं हैं जिन्हें हमें जूझना है। हम एक ऐसे परिवेश में विरल हवा में सांस लेते हैं जहाँ हमारी गलतियों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। सफलता इतनी अल्पकालिक क्यों है? दरअसल हमारा अपना ईगो ही हमारी सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा अहंकार हमारी सफलता की अवधि को छोटा कर देता है। पतन चाहे नाटकीय रूप से तीव्र हो या लंबे समय में धीरे धीरे, यह हमेशा संभव होता है और अक्सर अनावश्यक होता है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद हम सीखना बंद कर देते हैं, हम सुनना बंद कर देते हैं, और जो सच में मायने रखता है उस पर हम अपनी पकड़ खो देते हैं। हम प्रतिस्पर्धा के साथ साथ अपने स्वयं के ईगो के शिकार हो जाते हैं। संयम और धैर्य, खुले विचारों वाला व्यक्तित्व, संगठन तथा उद्देश्य वे महान चीज़ें हैं जो हमें विचलित होने से बचाती है और स्थायित्व प्रदान करती है। ये चीज़ें उपलब्धि, प्रतिष्ठा और मान्यता के साथ आने वाले ईगो और अहंकार को संतुलित रखती है। चाहे आपने जितनी भी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, आपकी उस सफलता का सबसे बड़ा शत्रु आपका ईगो ही है। अनुसरण करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग मार्ग हैं। एक मार्ग में हम घमंड से ओत-प्रोत महत्वाकांक्षा के रंग में रंगे जाते हैं और जिंदगी को तड़क भड़क के साथ जीने की चाहत रखते हैं, और दूसरे मार्ग में हम आडंबरहीन विनम्रता और न्यायसंगत व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं। हमारे सामने दो अलग अलग मॉडल, दो अलग अलग तस्वीरें मौजूद होती है जिनके अनुसार हम अपने चरित्र और व्यवहार को आकार दे सकते हैं। एक मॉडल ज़्यादा भड़कीला और अपने रंग में ज़्यादा चमकदार है, और दूसरा अपने आप में ज़्यादा न्यायसंगत और ज़्यादा नैतिकता के साथ बेहद खूबसूरत है। एडम स्मिथ। अमेरिका के हॉवर्ड ह्यूजेस सीनियर एक सफल आविष्कारक और दिग्गज औजार व्यवसायी थे। एक दिन जनवरी 1924 में वे एक व्यावसायिक बैठक में भाग ले रहे थे, तभी वे एकाएक खड़े हुए। छाती में तेज दर्द के कारण उनका शरीर बुरी तरह ईंठने लगा और मात्र 54 वर्ष की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनका पुत्र हॉवर्ड ह्यूजेस जूनियर केवल 18 वर्ष का था। वह एक शांत, शर्मीला और अपने आप में खोया रहने वाला ऐसा लड़का था जिसे सुरक्षित रखने के लिए दुनियादारी से अलग थलग रखा गया था। उसे एक ऐसी निजी कंपनी का 3/4 हिस्सा विरासत में मिल गया जिसके पास तेल ड्रिलिंग के लिए महत्वपूर्ण पेटेंट और पट्टे थे, जिनके कारण उस कंपनी की अनुमानित कीमत लगभग $1 मिलियन के बराबर थी। कंपनी के शेष शेयर वसीयत के अनुसार परिवार के अन्य सभी सदस्यों के बीच वितरित कर दिए गए। एक युवा लड़का जिसे कई लोग एक बिगड़ेल बच्चे के रूप में देखते थे, उसने लगभग समझ से बाहर की दूरदर्शिता दिखाते हुए एक चतुराईपूर्ण कदम उठाया। उसने अपने रिश्तेदारों के सभी शेयरों को खरीदने का निर्णय लिया, जिससे पूरी कंपनी पर नियंत्रण हासिल किया जा सके। उसने अपने उन रिश्तेदारों की आपत्तियों के खिलाफ जाकर अपनी योजना को अंजाम दिया, जबकि अभी भी उसे कानूनी रूप से नाबालिग माना जाता था। ह्यूजेस ने अपने शेयरों को खरीदने के लिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और कंपनी के लगभग सभी फंडों का सर्वश्रेष्ठ तरीके से इस्तेमाल किया, और ऐसा करके उसने एक ऐसे व्यवसाय पर संपूर्ण स्वामित्व हासिल कर लिया जो अगली शताब्दी में अरबों डॉलर का नकद लाभ पैदा करने वाला था। एक ऐसे युवक के लिए यह एक साहसिक कदम था जिसके पास कारोबार का कोई अनुभव नहीं था। इस कदम को उठाने में उसने उतना ही साहस दिखाया था जितने साहस के साथ उसने व्यवसाय के इतिहास की सबसे शर्मनाक, घटिया और कपटपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों का उदाहरण पेश किया था। जब हम ह्यूनेज साम्राज्य के शीर्ष पर उसके द्वारा बिताए गए वर्षों पर गौर करते हैं
तो देखते हैं कि उस समय उस कंपनी का कारोबार एक पूंजीवादी उद्यम के बजाय अस्त व्यस्त आपराधिक गतिविधियों की होड़ जैसा ज़्यादा लगता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ह्यूजेस जूनियर एक प्रतिभा संपन्न, होशियार, दूरदर्शी और प्रतिभाशाली इंसान था। निश्चित रूप से वह एक तेज तर्रार व्यक्ति था। सच में वह एक मैकेनिकल जीनियस था। वह विमानन क्षेत्र के सबसे शुरुआती दिनों के सबसे अच्छे और सबसे बहादुर पायलटों में से एक था, और एक व्यवसायी और फिल्म निर्माता के रूप में उसके पास उन व्यापक और महत्वपूर्ण परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने की क्षमता थी जो आने वाले दिनों में न केवल उन उद्योगों को बदलने वाले थे जिनमें वह खुद शामिल था, बल्कि वह उन परिवर्तनों की भी भविष्यवाणी करने में सक्षम था जो खुद अमेरिका का कायापलट कर देने वाले थे। इस सब के बावजूद उस लेजेंड, ग्लैमर और आत्मप्रचार को, उसकी कुशाग्रता और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता को अलग करने के बाद केवल एक छवि बचती है, एक आत्ममुग्ध अहंकारी व्यक्ति जिसने अपने स्वयं के धन के सैकड़ों मिलियन डॉलर को हवा में उड़ा दिया और एक बहुत ही दयनीय और दुखद अंत को प्राप्त किया। मुद्दे की बात यह है कि उसकी वह खराब स्थिति कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं थी, और उसका पतन इसलिए नहीं हुआ कि वह अप्रत्याशित परिस्थितियों या प्रतिस्पर्धा से घिरा हुआ था, बल्कि लगभग निश्चित रूप से उसका पतन उसके खुद के कर्मों का परिणाम था। उनके कर्तव्यों का एक त्वरित विवरण, यदि आप उन्हें कर्तव्य कह सकते हैं, एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। अपने परिवार के लोगों से अपने पिता की टूल कंपनी के सभी शेयर खरीद कर उस पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के बाद ह्यूजेस ने उस कंपनी को लगभग तुरंत छोड़ दिया। उस कंपनी को छोड़ने के बाद भी वह बार बार उस कंपनी से बेईमानी से पैसा निकालता रहा। उसने ह्यूस्टन शहर को छोड़ दिया जहां उस कंपनी का मुख्यालय था, और उसके बाद फिर कभी उस कंपनी के मुख्यालय में उसने कदम नहीं रखा। वह अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में आ गया जो फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसने तय किया कि वह एक फिल्म निर्माता और सेलिब्रिटी बनेगा। जब अमेरिकी शेयर बाजार महामंदी की ओर बढ़ रहा था, उस समय अपने घर में बैठे बैठे शेयरों की ट्रेडिंग करते हुए उसने $1 मिलियन से अधिक का भारी नुकसान उठाया था। उसने एक प्रसिद्ध फिल्म हेल्स एंजल्स का निर्माण किया था जिसे बनाने में पूरे 3 साल और $4.2 मिलियन लगे। इस फिल्म के कारण उसे $1.5 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा, और इस प्रक्रिया में उसने अपने पिता से विरासत में मिली उस टूल कंपनी को लगभग दिवालिया कर दिया था। दुर्भाग्य बस इसके बाद भी उसने अपनी इतनी बड़ी गलती से कोई सबक नहीं लिया, और ह्यूजेस ने 1930 की शुरुआत में क्रिसलर के स्टॉक पर एक और $4 मिलियन का बड़ा नुकसान किया। फिर एक दिन अचानक विमानन व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए उसने फिल्म निर्माण और अन्य सभी व्यवसायों को छोड़ दिया। उसने ह्यूजेस एयरक्राफ्ट कंपनी नामक कंपनी बनाई। इस धंधे में उसकी यह कंपनी विमान बनाने का ठेका लेने लगी। एक आविष्कारक के रूप में कुछ आश्चर्यजनक व्यक्तिगत उपलब्धियों के बावजूद ह्यूजेस की कंपनी विफल रही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंपनी 2 अनुबंध हासिल करने में कामयाब रही जिनकी कीमत $40 मिलियन थी। इन अनुबंधों को सही अंजाम तक पहुंचाने में कंपनी पूरी तरह विफल रही। इस विफलता की कीमत खुद ह्यूजेस के साथ साथ अमेरिकी करदाताओं को भी चुकानी पड़ी। सबसे उल्लेखनीय वह स्प्रूस गूज, जिसे ह्यूजेस ने हरक्यूलिस कहा था और जो अब तक के सबसे बड़े विमानों में से एक था, जिसे विकसित होने में पूरे 5 साल लगे, जिसकी लागत लगभग $20 मिलियन थी और इसने मुश्किल से 1 मील की दूरी तक केवल एक बार उड़ान भरी थी, वह भी पानी से केवल 70 फीट ऊपर। ह्यूजेस के आग्रह और खर्च पर इस विशाल विमान को लंबे समुद्र तट पर निर्मित एक वातानुकूलित हैंगर में दशकों तक रखा गया था, जिसके रखरखाव के लिए $1 मिलियन प्रतिवर्ष की लागत आती थी। इसके बाद अपने फिल्म निर्माण व्यवसाय को दोगुना करने का निर्णय लेते हुए ह्यूजेस ने फिल्म स्टूडियो आरकेओ को खरीदा और $22 मिलियन से अधिक का घाटा खाया, और कई वर्षों तक घिसट कर चलाते हुए उसके कर्मचारियों की संख्या को 2000 से 500 तक पहुंचा दिया। टूल कंपनी के इन व्यवसायों से थक कर उसने रक्षा अनुबंध के इन कार्यों को त्याग दिया और इन्हें संचालित करने के लिए कंपनी को अधिकारियों को सौंप दिया। उसके बाद ये व्यवसाय धीरे धीरे फलने फूलने लगे, उसकी खुद की अनुपस्थिति के कारण। इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने से बचने के लिए यहाँ रुकना समझदारीपूर्ण लगता है, लेकिन ऐसा करने से ह्यूजेस जूनियर द्वारा
की गई गंभीर गलतियों और असाधारण टैक्स धोखाधड़ी की कारगुजारियों का पर पर्दा पड़ने का जोखिम रहेगा। वे विमान दुर्घटनाएं और घातक कार दुर्घटनाएं, निजी जांचकर्ताओं, वकीलों और भविष्य के स्टार एक्टर्स के अनुबंधों पर उसने जो लाखों डॉलर बर्बाद किए और फिर भी उन एक्टर्स को अभिनय भी नहीं करने दिया। उसने ऐसे शानदार घर और संपत्तियां खरीदे जिनका उसने कभी उपयोग नहीं किया। तथ्य यह है कि केवल एक चीज़ थी जिसने उसे जिम्मेदारी से व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया, वह थी सार्वजनिक पर्दाफाश का खतरा। अपने उस पागलपन की सनक, अपनी नस्लवादी सोच, खुद के द्वारा की गई धोखाधड़ी व बदमाशी और अन्य इसी तरह की कारगुजारियों का पर्दाफाश होने का डर उसे सबसे ज़्यादा डराता था। उसने कई शादियां की, लेकिन उनमें से कोई भी शादी सफल नहीं रही। वह नशीली दवाओं की लत में भी पड़ गया। उसने दर्जनों अन्य उपक्रम और व्यवसाय खड़े किए जो उसके खुद के कुप्रबंधन के शिकार हो गए। एक अमेरिकी युवा लेखिका जॉन डिडियन ने लिखा था, जिस तरह से हमने हॉवर्ड ह्यूजेस को एक नायक बना दिया है, इससे हम खुद के बारे में कुछ दिलचस्प चीज़ को उजागर करते हैं। उसने बिल्कुल सही लिखा है। अमेरिकी व्यवसाय जगत में इतनी प्रतिष्ठा के बावजूद हॉवर्ड ह्यूजेस संभवतः 20वीं सदी के सबसे खराब व्यवसायियों में से एक थे। आमतौर पर एक बुरा व्यवसायी विफल हो जाता है और अपने व्यवसाय को बंद कर देता है, जिससे यह देखना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में उसकी विफलताओं के पीछे का सही कारण क्या था। लेकिन ह्यूजेस को शुक्रगुजार होना चाहिए अपने पिता की कंपनी का, जो साल दर साल लगातार मुनाफा देती रही। यह वही कंपनी थी जिसके कामकाज में हस्तक्षेप करना उसे उबाऊ लगता था, इसलिए उसने अपने आप को इस कंपनी के कामकाज से लगभग अलग कर लिया था। यही वह कंपनी थी जिसकी बदौलत ह्यूजेस आर्थिक रूप से जीवित रह पाने में सक्षम हो पाया था। जैसा कि हमें देखने को मिलता है, इसी कंपनी की बदौलत वह अपने घमंड में चूर होकर बार बार गलती करता रहा और नुकसान करता रहा। एक व्यक्ति के रूप में अपने लिए तथा अपने आसपास के लोगों के लिए जो कुछ भी उसने हासिल किया या जो कुछ भी वह हासिल करना चाहता था, उसके पीछे इसी कंपनी द्वारा लगातार उत्पन्न किए गए मुनाफे की शक्ति ही थी। एक दृश्य जो दिखाता है कि किस तरह हॉवर्ड ह्यूजेस धीमी गति से पागलपन में उतरता चला गया। उसके जीवनीकारों ने उसे अपने साम्राज्य को बचाने और अपने शर्मनाक रहस्यों को छिपाने के प्रयास में वकीलों और निवेशकों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पसंदीदा सफ़ेद कुर्सी पर गंदी, मैली और नग्न अवस्था में बैठकर 24 घंटे काम करते हुए दिखाया है। एक समय वो क्लिनेक्स, टिश्यू पेपर, भोजन की तैयारी या कर्मचारियों को क्यों उससे सीधी बात नहीं करनी चाहिए के बारे में कई पेज की तर्कहीन हिदायतों को लिखवाता है और फिर तुरंत घूमकर अपने लेनदारों और दुश्मनों से आगे बढ़ने की बहुत ही शानदार रणनीति के बारे में विचार विमर्श पर आ जाता है। उन्होंने देखा मानो उसका दिमाग और कारोबार दो हिस्सों में बंट गया हो। उन्होंने लिखा, यह ऐसा था जैसे IBM ने जानबूझकर सहायक कंपनियों की एक जोड़ी स्थापित कर दी हो, एक कंप्यूटर और मुनाफे का उत्पादन करने के लिए, दूसरी एक्सेल और नुकसान का निर्माण करने के लिए। अगर कोई अहंकार और विनाश के लिए हाड़ मांस और रक्त के रूपक की तलाश में है, तो एक ऐसे व्यक्ति की छवि से बेहतर उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल होगा, जो अपने एक हाथ से लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ने के लिए निरंतर काम कर रहा है और दूसरे हाथ से उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में पहले हाथ के कार्यों को विफल करने के लिए समान रूप से कड़ी मेहनत कर रहा है। हम सभी की तरह हॉवर्ड ह्यूजेस भी पूरी तरह से पागल या पूरी तरह से समझदार नहीं था। उसका ईगो, शारीरिक चोटों जो ज़्यादातर विमान और कार दुर्घटनाओं से लगी थी, वे दुर्घटनाएं उसकी खुद की गलतियों के कारण हुई थी, और विभिन्न व्यसनों से और ज़्यादा प्रबलित और उत्तेजित हो गया, जो उसे एक ऐसे अंधकार की ओर ले गया जिसे हम शायद ही समझ सके। उसके जीवन में कुछ ऐसे शानदार क्षण भी आए जब ह्यूज के तेज मस्तिष्क ने कुछ आश्चर्यजनक सफलताएं अर्जित की। ऐसे क्षण जब उसने कुछ बेहद शानदार कदम उठाए, लेकिन जैसे जैसे अपने जीवन में वह आगे बढ़ा, ऐसे क्षण तेजी से दुर्लभ होते चले गए। अंततः उसके ईगो ने हॉवर्ड ह्यूजेस को उतनी ही बुरी तरह से तबाह किया था जितना उसके पागलपन, जिद्दीपन और आघातों ने किया था। आप इसे केवल तभी देख सकते हैं जब आप इसे देखना चाहें। कितना आकर्षक और रोमांचक है एक विलक्षण, विश्व प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और विद्रोही अरबपति को ललचाई नज़रों से देखना और यह सोचना, ओह, मैं इस तरह के जीवन को कैसे चाह सकता हूँ। आप नहीं चाह सकते हैं। बहुत से धनी लोगों की तरह हॉवर्ड ह्यूजेस भी अंत में एक ऐसे आश्रय स्थल में मृत्यु को प्राप्त हुआ जिसे उसने खुद बनाया था।
उसने अपने जीवन में जो खुशी के पल महसूस किए थे वे बहुत कम थे। उसके पास इतना कुछ था, धन संपदा और बेशकीमती जायदाद इत्यादि, लेकिन वह उनमें से लगभग किसी भी चीज़ का सही से आनंद नहीं ले पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने अपनी इतनी विलक्षण प्रतिभा, इतनी बहादुरी और इतनी ऊर्जा को व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। अरस्तु ने कहा था, सदाचार और प्रशिक्षण के बिना अच्छे भाग्य के परिणामों को सही तरह से पचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अर्थात धन संपदा, शक्ति, प्रतिष्ठा और सफलता के नशे से बचना हम सब के लिए अत्यंत कठिन होता है। हम ह्यूजेस के जीवन से बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं, क्योंकि उसका जीवन मिसाल के रूप में हम सबके सामने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वह किस तरह से विरासत में मिली धन संपदा को ठीक से संभालने और उसका उपयोग करने में पूरी तरह असमर्थ रहा था। सुर्खियों में रहने के प्रति उसका अंतहीन झुकाव, चाहे कितना भी अनाकर्षक क्यों न हो, उसके अशांत जीवन के माध्यम से हमें अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों, अपनी सफलता और भाग्य के साथ हमारे अपने संघर्षों को देखने का मौका प्रदान करता है। उसका विशाल अहंकार और हॉलीवुड के माध्यम से, रक्षा उद्योग के माध्यम से, वॉल स्ट्रीट के माध्यम से तथा विमानन उद्योग के माध्यम से गुजरने वाली उसकी विनाशकारी जीवन यात्रा हमें किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर की एक झलक प्रदान करते हैं जो बार बार उन आवेगों की गिरफ्त में फंस जाता है जो हम सबके भीतर मौजूद होते हैं। बेशक वह इस तरह के मार्ग का अनुसरण करने वाला इतिहास का एकमात्र व्यक्ति बनने से बहुत दूर है। क्या आप उसके पथ का अनुसरण करेंगे? कभी कभी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते समय हमारे ईगो या अहंकार को दबा दिया जाता है। कभी कभी कोई विचार इतना शक्तिशाली होता है या समय इतना सही होता है कि वह हमारे विशाल ईगो का स्थायी रूप से समर्थन या भरपाई भी कर सकता है। जैसे ही हमारे जीवन में सफलता आती है, जैसे कि यह एक टीम के लिए होता है जिसने अभी अभी एक चैंपियनशिप जीती है, हमारा ईगो हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देता है और यह हमारी उस इच्छा को कमज़ोर कर देता है जिसने हमें यह शानदार जीत दिलाई होती है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि साम्राज्यों का हमेशा पतन होता है, इसलिए हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है और क्यों वे हमेशा अपने भीतर से ढहते प्रतीत होते हैं। हेरोल्ड जेनिन वही उद्यमी थे जिन्होंने कमोबेश आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कंग्लोमरेट की अवधारणा का आविष्कार किया था। अलग अलग तरह की विभिन्न कंपनियों का अधिग्रहण, विलय और कब्जे सभी को मिलाकर 350 से अधिक की एक श्रृंखला के माध्यम से उन्होंने आईटीटी नामक एक छोटी सी कंपनी के 1959 के राजस्व को $1 मिलियन से 1977 में लगभग $17 बिलियन तक पहुंचा दिया, जिस वर्ष वे सेवानिवृत्त हुए थे। कुछ लोगों ने दावा किया था कि जेनिन खुद एक अहंकारी व्यक्ति थे। जो भी हो, उन्होंने अपने उद्योग में ईगो के प्रभावों के बारे में खुलकर बात की और अपने अधिकारियों को इससे बचे रहने की हिदायत दी। हेरोल्ड जेनिन कहते हैं, सबसे बुरी बीमारी जो व्यवसाय जगत के एग्जीक्यूटिव को उनके काम के दौरान परेशान कर सकती है, वह शराब नहीं है जैसा कि लोकप्रिय धारणा है, बल्कि यह तो उनका अपना ईगो है जो उनको पथभ्रष्ट कर देता है। अमेरिकी कॉरपोरेट जगत के मैडमैन एरा में शराब पीना एक बड़ी समस्या थी, लेकिन ईगो की जड़ें भी समान रूप से उन्हीं चीज़ों में निहित है और असुरक्षा की भावना, डर की भावना और क्रूर निष्पक्षता के प्रति नापसंदगी इत्यादि। हेरोल्ड जेनिन ने अपने संस्मरणों में लिखा था, कोई व्यक्ति चाहे मध्य प्रबंधन में हो या शीर्ष प्रबंधन में, एक व्यक्ति का बेलगाम व्यक्तिगत अहंकार उसके आसपास की वास्तविकताओं के प्रति उसे अंधा कर देता है। वह व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कल्पना की दुनिया में रहने लगता है और क्योंकि वह ईमानदारी से मानता है कि वह कुछ भी गलत नहीं कर सकता, इस कारण वह व्यक्ति उन पुरुषों और महिलाओं के लिए एक खतरा बन जाता है जिन्हें उसके निर्देशन में काम करना पड़ता है। जब हम कुछ विशिष्ट कार्य संपन्न कर देते हैं, जब हम अपने आप को उचित श्रेय देते हैं, तो हमारा ईगो चाहता है कि हम इस तरह सोचें, मैं विशेष हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, ये नियम मुझ पर लागू नहीं होते। विक्टर फ्रैंकल ने गौर किया था, मनुष्य को तीव्र लालसा द्वारा धक्का दिया जाता है,
लेकिन उसे मूल्यों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। आप अपने आवेगों द्वारा शासित होते हैं या अपने आवेगों पर शासन करते हैं? आप किस प्रकार की व्यक्ति है? सही मूल्यों के बिना सफलता की अवधि बहुत संक्षिप्त होती है। यदि हम बहुत छोटी अवधि की इस चमक दमक से कुछ अधिक करना चाहते हैं, यदि हम अंत तक टिके रहना चाहते हैं, तो इस बात को समझने का एकदम सही समय है कि ईगो के इस नए रूप से कैसे लड़ना है और इसे हराने के लिए हमें किन मूल्यों और सिद्धांतों की जरूरत पड़ेगी। सफलता मादकता प्रदान करने वाली चीज है, फिर भी इसे बनाए रखने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। यदि हम सोचते हैं कि हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं, तो हम नई चीजें सीखना जारी नहीं रख पाएंगे। हम उन काल्पनिक कहानियों में विश्वास नहीं कर सकते जिन्हें हम खुद बनाते हैं या बाहरी दुनिया की उस शोर शराबे और बकबक में चलती रहती है। हमें समझना चाहिए कि हम परस्पर जुड़े हुए संपूर्ण जगत का एक छोटा सा हिस्सा है। इन सब से ऊपर हमें अपने काम के इर्द गिर्द एक संगठन और एक तंत्र निर्मित करना होगा, एक तंत्र जो उस काम के बारे में हो, न कि हमारे खुद के बारे में। ह्यूज पर फैसला इसी निहित में है। ईगो ने उसे बर्बाद कर दिया। किसी न किसी बिंदु पर इसी तरह के फैसला हम सभी का इंतजार कर रहा है। आपके अपने करियर के मार्ग में आपको भी उन्हीं विकल्पों का सामना करना पड़ेगा जिनका उसने किया, जिनका सभी लोग करते हैं। अपना साम्राज्य को खुद निर्मित चाहे आपने अपने साम्राज्य को खुद निर्मित किया हो या यह आपको विरासत में मिला हो, चाहे आपकी संपदा आपके पास मौजूद रुपया पैसा जैसी वित्तीय चीज़ों के रूप में हो या केवल विकसित की गई एक प्रतिभा के रूप में, एंट्रोपी इसे हर समय नष्ट करने की कोशिश कर रही है। क्या आप अपनी सफलता को संभाल सकते हैं या यह आपके जीवन में घटित हुई अब तक की सबसे बुरी चीज़ होगी? थैंक यू।